हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। कल मैं आपको आपके इंग्लिश के पेपर का जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड नहीं कर पाई थी, कुछ काम आ गया था, थोड़ा बाहर चली गई थी मैं, तो सोचा कि मैं आज आपके जो आंसर्स हैं वो आप तक पहुंचा पाऊं। तो चलिए शुरू करती हूँ। मैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से ही शुरुआत करूंगी। पहला क्वेश्चन है आपका, डैश ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एसिलरेट्स द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी ऐसी है जो लैंग्वेज के प्रैक्टिकल पार्ट को एसिलरेट करती है? एसिलरेट का मतलब बढ़ाती है। कौन सा ऐसी स्ट्रेटेजी का यहाँ पर दी है जिसका हम यूज़ करें तो लैंग्वेज का जो प्रैक्टिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, प्रैक्टिस जो आपकी रहेगी वो कैसे बढ़ेगी? तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चरल स्ट्रेटेजी, क्रिएशन स्ट्रेटेजी, ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, देखो थर्ड और फोर्थ तो वैसे ही नहीं है, फर्स्ट और सेकेंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुझे भी लग रहा है इसमें कंफ्यूजन, बट मैं ज़्यादा पॉइंट्स दूंगी फर्स्ट ऑप्शन को, क्योंकि यहाँ बात करी गई है कि उसके प्रैक्टिकल पार्ट को कैसे बढ़ावा कर सकते हैं, तो कम्युनिकेशन से ही जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसलिए मैं फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पर दूंगी। फर्स्ट ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग रहेगा। आगे आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। द मेथड इमर्ज्ड एज ए रिएक्शन ऑफ द वेरियस डिमेरिट्स ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। कौन सा मेथड इसमें से ऐसा है जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के रिएक्शन में आया था? ग्रामर ट्रांसलेशन जो मेथड था उसके डिमेरिट्स को देखते हुए वो मेथड आया था, तो वो था आपका डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा थर्ड ऑप्शन, डायरेक्ट मेथड। इसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग। इनमें से कौन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग का? इवैल्यूएशन, तो ये तो सीधे सीधे गलत है। इवैल्यूएशन तो करनी नहीं है। आप ये मत मान के चलिएगा कि आप किसी बड़े क्लास में पढ़ाने जा रहे हो या यहाँ जो लैंग्वेज लर्निंग की बात हो रही है वो हायर लेवल की हो रही है। नहीं, बात जो हो रही है वो प्राइमरी लेवल से ही शुरू होगी। तो इवैल्यूएशन तो वैसे ही गलत है। आप सीटेट का एग्जाम भी दोगे तो बस एक चीज़ ध्यान रखना कि कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके सामने रखे जाएंगे, आपके अकॉर्डिंग वो ठीक होंगे, बट कहीं ना कहीं निगेटिव सेंस देते हैं। मतलब कि जैसे मान लो बच्चा अगर ऊधम कर रहा है, शैतानी कर रहा है, तो आपको उसको मार पीट के शांत नहीं करना। क्या करना है वहाँ पर? कुछ भी करिए बट उसकी एनर्जी को डाइवर्ट करिएगा। आप कोई एक्टिविटी दे दीजिए, कुछ ऐसा काम कराइए कि बच्चे की जो वहाँ पर एनर्जी है वो दूसरी दिशा में चली जाए, दूसरी जगह पर डाइवर्ट हो जाए, तो वो शांत हो जाएगा। बट आपको मार कुटाई पिटाई ये सब चीज़ें नहीं करनी है। सेम वैसे इवैल्यूएशन का हो जाता है। बच्चों को आप अंक नहीं देंगे, वो एक तरीके से प्राइमरी लेवल पे अगर आप अंक देना, इवैल्यूएट करना शुरू कर दिया तो वो थोड़ा सा एक उसमें ले लिया जाता है निगेटिव में। तो इवैल्यूएशन तो होना नहीं है। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, अनुकरण करना, तो काफ़ी हद तक ये ऑप्शन हो सकता है। डिस्कशन ये भी हो सकता है। रिड्यूसिंग मिस्टेक्स यानी कि गलतियों को कम करना, तो ये वैसे भी ये भी गलत है। अब बारी आती है सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में। तो सेकेंड और थर्ड दोनों ही मुझे करेक्ट लग रहे हैं। मतलब बोल सकते हैं ना कि आप दोनों में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं बात करी गई है इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग की, तो डिस्कशन थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउन चला जाएगा। डिस्कशन में क्या है कि बातचीत करना, बट उससे पहले आपका आ जाता है कि उस वर्ड को काफ़ी बार क्या करें, रिपीट करते हुए चलें, उसको अच्छे से पढ़ें, नकल करना। तो आपका सबसे पहले जो आ जाएगा वो इमिटेशन आ जाएगा। तो आंसर यही रहेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि जो स्पीकिंग कोर्स वगैरह होते हैं सबसे पहले वो डिस्कशन करने पे नहीं आ जाते, हाँ बाद में वो इसी चीज़ पर बल देते हैं कि आप जितना हो सके कम्युनिकेट करिए, बातचीत करिए। तो वो कम्युनिकेशन अगर होता तो वो भी यहाँ पर हो जाता, बट मुझे दोनों में से ऑप्शन इमिटेशन ठीक लग रहा है। ठीक है, अभी आपको सीटेट में भी काफ़ी ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो 21 जनवरी को है आपका, 2 ऑप्शन वहाँ पर करेक्ट होंगे, दोनों में ज़्यादा कौन सा सही है वो आपको चूज़ करना है, जो सबसे ज़्यादा कठिन बात है। ठीक है, वो फिर वहीं से जब आंसर आता है ना कि आपको तो वो ऑप्शन ठीक लग रहा है बट वो क्या आंसर दे रहे हैं, फिर बात अलग होती है। जैसे सीटेट में भी अभी आप देख कर के आओगे पेपर, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं 2 ऑप्शन ठीक लगेंगे और उन 2 में चूज़ तो आपको एक ही करना है, और जो आप चूज़ करेंगे वो आपको 100% ठीक लगता है।
ठीक है ना। और जब वो आंसर की देते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना कुछ और ही आंसर देते हैं, तो ये चीज़ बहुत होती है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन ऐसे है ना डाउट वाले, इनमें कोई क्या ही कर सकता है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द जर्नल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। इनमें से लैंग्वेज लर्निंग का जर्नल ऑर्डर क्या है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपका आया हुआ है। LSRW मैंने बताया था, सो वो वाली जिसको बोलते हैं, पहले आपका लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। LSRW कहाँ पर मिल रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक हो जाएगा। बात करते हैं एंटोनियम ऑफ बून इज, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आया है। बून का मतलब बताया था आपको क्या होता है, वरदान होता है, वर देना किसी को, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, श्राप यानी कि अभिशाप, तो इसका कर्ष हो जाएगा अपोजिट। नेक्स्ट आते हैं आपका, नेक्स्ट था करेक्ट प्रपोजिशन का यूज करना था। वॉट इज द टाइम डैश योर वॉच, योर वॉच तो क्या लगा देंगे, सीधे सीधे, कितना इजी प्रपोजिशन यूज यहाँ पर दे दिया, बाय यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। तो जाहिर सी बात है, पहले ये फाइंड आउट करो कि ये सेंटेंस है कि किस टेंस का, तो यहाँ पर लिव्स दिया हुआ है, यहीं से आप पहचान गए कि किस टेंस का है। तो ये जो सेंटेंस दिया था ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस था, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर। तो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस था, तो जाहिर सी बात है इसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब आपकी थी डू ऑब्लिक डज, तो यहाँ पर शी है इसलिए हम डज का यूज करेंगे, तो आपका सेंटेंस बनेगा डज, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा शी, उसके बाद आपकी वर्ब लिव, एस या ईएस हट जाएगी, इन कनाडा। तो ये आपका बन गया और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब नेक्स्ट आते हैं आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना था। आई हैड लॉस्ट अ बुक बट, अरे ये तो मैंने आपको कराया था, शायद ये पहले ही टाइप मैंने कराया था आपको कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स बनाने में। ये कंपाउंड सेंटेंस है, तो कैसे बनेगा, ऑल्दो का यूज़ करना बताया था ना, बस ऑल्दो का यूज़ कर दीजिएगा और आपका ये बन जाएगा फटाफट से। ऑल्दो पहला है जो है वो जैसा का तैसे ही लिख दीजिए, आई हैड लॉस्ट ए बुक। अब बट की जगह कॉमा लगा देना है, बस कुछ नहीं करना, और पीछे जो लिखा है उसको जैसा का तैसा लिख दो, आई हैव फाउंड इट। क्लियर है, क्या आंसर रहा, हालांकि मैंने बुक खो दी थी, फिर वहाँ कॉमा लग के मिल गई, वो मिल गई। ठीक है, तो जो बुक उसने खोई थी वो मिल गई। और इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, किसका, दैट का यूज़ करके, तो वो भी मैं आपको नीचे यहाँ पर लिख देती हूँ, वो वाला भी, वो भी आपका ठीक रहेगा। वो बस उसमें क्या है, पीछे से आपको उठाना पड़ेगा, आई हैव फाउंड, मुझे मिल गया, क्या मिला है, बुक, आई हैव फाउंड बुक दैट का मतलब जो मैंने खो दी थी, दैट आई हैड लॉस्ट। ठीक है, तो ये भी सही है, आई हैव फाउंड द बुक या फाउंड ए बुक, मैंने बुक खोज ली है, मैंने बुक ढूंढ ली है जो मैंने खो दी थी। और जो के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट का यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स यहाँ पर आई थी बुक, तो उसके सापेक्ष में हम यहाँ पर दैट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दोनों प्रकार से आप बना सकते थे, दोनों प्रकार से ठीक थे, और ये वाला प्रकार तो मैंने आपको बताया भी था किस तरीके से बनाना है, तो उम्मीद है आप करके आए होंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अरे वाह, कितना इजी आ गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट था, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या लगती है यहाँ पर, हैज बीन या फिर हैव बीन का यूज़ करते हैं, बताया था ना ये टेंस, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। तो बस हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ कर देना है, ही यहाँ पर लगा हुआ है, तो क्या यूज़ होगा, ही के साथ हैज़ बीन का यूज़ होगा, तो आपका बन जाएगा ही हैज़ बीन। उसके बाद राइटिंग, वो राइट का आईएनजी के साथ ही आएगा, तो कुछ नहीं करना, बस हैज़ बीन लगा देना था, राइटिंग ए नोवेल फॉर 5 years, कुछ नहीं करना था, जैसा का तैसा पूरा का पूरा लिख देना था, बस क्या लगा देना था यहाँ पर, हैज़ बीन लगा देना था। क्लियर है, उम्मीद है पेपर तो मतलब यहाँ तक तो सारे क्वेश्चन आपके अच्छे रहे हैं, बस वो ऑब्जेक्टिव वाले जो 2 क्वेश्चन थे वो कंफ्यूजिंग थे। नेक्स्ट आपका 10th क्वेश्चन पर आते हैं, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, द वुमेन वॉज लॉस्ट विद द हैट।
मतलब जो वुमेन है वो खो गई है, तो इसमें जो विद द हैट है वो वुमेन के साथ लगा दीजिए कि जो वुमेन हैट के साथ में थी ना वो खो गई है, तो यहाँ पर लग जाएगा आपका द, इस पे लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, द विद हैट वॉज लॉस्ट। क्लियर है, तो ये इसका करेक्ट रहेगा। आई होप दिख रहा होगा आप सभी को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, वॉक केयरफुली लीस्ट यू मे फॉल। अरे वाह, कितना अच्छा सेंटेंस दे दिया। ये मैंने आपको कंजंक्शन में करवाया था, कंजंक्शन में जहाँ मैंने आपको बोला था लीस्ट के साथ किसका यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। जैसे आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, वैसे ही लीस्ट के साथ यूज़ करते हैं शुड का। यहाँ पर मे दिया है, यही यहाँ पर क्या है, गलत दे दिया है। यहाँ पर शुड का यूज़ होना चाहिए था। तो यहाँ पर सेंटेंस आपको करेक्ट पूरा करके लिखना था, वॉक केयरफुली, walk carefully lest you should fall। should का यूज कर देना था बस, ठीक है, किसका यूज कर देना था, शुड का यूज कर देना था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अरे इसमें तो आप आसानी से लिख सकते थे। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या लिखना था, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, सबसे पुराना मेथड है लैंग्वेज लर्निंग का, ठीक है। और इसको अदर किस नेम से जानते तो आप लिख सकते थे, इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड एंड ट्रेडिशनल मेथड। इसके बाद ये किस पर फोकस करता था, ये मेथड ऐसा मेथड था जो केवल और केवल रीडिंग और राइटिंग पर ही फोकस करता था। ट्रांसलेशन के थ्रू हम सिखाते थे लैंग्वेज को, तो किस पर फोकस करेगा, रीडिंग और राइटिंग पर। तो आप बोल सकते थे कि इन दिस मेथड मेजर फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पॉइंट्स लिख सकते थे। नेक्स्ट आपका क्या था क्वेश्चन, राइट ए लेटर योर सिस्टर टेलिंग हर अबाउट योर विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस। तो यहाँ पर क्या डियर सिस्टर, डियर माई सिस्टर ऐसे करके शुरुआत कर देते, और जो भी कहीं भी किसी भी प्लेस पर अगर आप घूमने जाएंगे या गए, अभी तो आप लोग ने बहुत प्लेस घूमे भी होंगे, इधर उधर गए भी होंगे, और नहीं भी घूमे हो तो अपने घर गांव कहीं तो गए होंगे ना, बस वहीं की चीज़ें लिख देते। और बस कुछ वहाँ पर जैसे आपने अभी हिस्ट्री पढ़ी हुई है, एसएसटी, तो बहुत सारे आपने क्या कहते हैं स्टोरी सुनी होंगी, बस उन्हीं को बना के अपनी लैंग्वेज में लिख देना था। कितना अच्छा, तो आपका लेटर राइटिंग आ गया। नेक्स्ट क्या था, राइट ए पैराग्राफ ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान्स की इम्पोर्टेंस के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना था शॉर्ट नोट में। तो लेसन प्लान की इम्पोर्टेंस पे भी आप लिख सकते थे आसानी से। लेसन प्लान का मतलब क्या है कि जो भी टीचर पढ़ाने जा रहा है ना कहीं उसको उसके पहले क्या एक मॉडल होता है, एक स्ट्रेटेजी होती है कि किस तरीके से वहाँ वो करेगा जाके अपना, तो वो उसको आप लिख सकते थे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये ऐसे क्वेश्चन है ना, ये तीनों क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन ये रहे। एक सेकेंड, 12, 13, 14, 15, 16 और 18, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन आपके ऐसे थे जिसमें बस आपको चीज़ें समझनी थी और लिखनी अपनी लैंग्वेज में थी। तो 6 को करो 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 12 मार्क्स का तो आपका यहाँ से सीधा सीधा था। और अगर आप पूरा बना करके लिख के आए होंगे तो 12 नहीं तो वो कम से कम आपको यहाँ पर आधे नंबर भी मान के चलो तो 6 तो दे ही देगा, और बाकी क्या आप ऊपर से ले सकते हैं, ठीक है ना। 6 नहीं तो 7, 8 तो आसानी से मिलेगा अगर आपने थोड़ा इफेक्टिव लिखा हुआ है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर, मैं किस क्वेश्चन पे थी, तो मैं थी आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग पोइट्री पर। तो टीचिंग पोइट्री के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, यानी कि क्या इसके उद्देश्य, तो जो मैंने एम्स यहाँ पर लिखाए थे वो आप यहाँ पर लिख सकते थे। टू डेवलप द पावर ऑफ इमेजिनेशन, बच्चे में इमेजिनेशन की पावर को डेवलप करने में हम इसका यूज़ करते हैं, किसका, पोइट्री टीचिंग का। इसके बाद आप और यहाँ पर यूज़ कर सकते थे उनमें क्रिएटिविटी डेवलप करने में, तो लिख सकते थे टू डेवलप क्रिएटिव क्वालिटीज़, ये यहाँ पर आ सकता था। टू क्रिएट अ लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के प्रति बच्चों में प्यार उत्पन्न करने में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप आसानी से इसमें लिख सकते थे। नेक्स्ट क्या था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चरल अप्रोच, तो ये भी मैंने कराया हुआ था। दिस अप्रोच मीन्स ऑफ, ये जो अप्रोच है वो क्या सिखाती है, वर्ड्स का अरेंजमेंट सिखाती है। तो दिस अप्रोच मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है।
ये छोटे छोटे वर्ड्स को या लेटर्स को हम अरेंज करते हैं तब हमारे वर्ड बनते हैं, वर्ड को अरेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है, उस पर ये स्ट्रक्चर पर फोकस करती थी आपकी। ठीक है, किस क्या बिल्ड करती थी, मतलब बोलने की हैबिट को ये बिल्ड करेगी। जब आप स्ट्रक्चर बनाने लगोगे, सेंटेंस पैटर्न बनाना सीख जाओगे तो कहीं ना कहीं आप बोलना भी सीख जाएंगे, तो उस पर भी ये फोकस करती थी, स्पीकिंग पर। नेक्स्ट आते हैं आपके 17 क्वेश्चन पर। यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच पूछी गई थी, तो फादर सेड, ओके 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 ठीक है, इसका बनाते हैं फादर सेड, तो इसका फादर रहेगा, सेड का सेड रहेगा, और इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, दैट यूज होता है, तो फादर सेड दैट। ही आपका थर्ड पर्सन था और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, तो ही का ही रहेगा। इज आपका चेंज हो जाएगा किसमें, वॉज में। जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो पास्ट में चेंज हो जाता है, तो वॉज आ जाएगा यहाँ पर। और ए गुड प्लेयर, तो ये आपका बन गया फर्स्ट वाले का इनडायरेक्ट स्पीच। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है इस केस में, अगर लग गया है तो वो गलत है फिर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। रीता सेड लेट अस प्ले ए मैच, तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस का था, रीता से ही शुरुआत होगी। रीता, अब देखो ये जो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो क्या दे रही है, सजेशन दे रही है या एक प्रपोजल रख रही है सामने, तो आप प्रपोज्ड भी यूज कर सकते थे, सजेस्टेड भी यूज कर सकते थे। रीता सजेस्टेड या रीता प्रपोज्ड, तो यहाँ पर सेड है इसलिए क्या होगा, सजेस्टेड आप लिख सकते हैं या प्रपोज्ड, दोनों यूज कर सकते हैं। तो सजेस्टेड मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, और नीचे आपको प्रपोज्ड भी लिख दे रही हूँ, प्रपोज्ड। ईडी क्यों आई, क्योंकि वहाँ पर सेड था। ठीक है, अब यहाँ पर और तो कुछ है नहीं, टू वगैरह आगे कुछ दिया नहीं था आपका ऑब्जेक्ट, तो सीधे रीता सजेस्टेड दैट यूज हो जाएगा आपका। तो रीता सजेस्टेड दैट, लेटस का हो जाएगा वी। ठीक है, अस है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा वी शुड प्ले अ मैच। क्लियर है, तो ये इस तरीके से आपका बनेगा फुल स्टॉप लग के। तो प्रपोज्ड करके भी आप बस सजेस्टेड हटा देते, प्रपोज्ड लिख सकते थे वहाँ पर इम्परेटिव वाले में। ठीक है, नेक्स्ट आपका था व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टोरी टेलिंग, तो ये भी आराम से क्लासरूम में जो यहाँ पर लिखना था पोइट्री में वही लिख सकते थे आप। स्टोरी में करेक्टर बिल्ड करने में, टू बिल्ड ए करेक्टर, बच्चे का चरित्र बनाने में भी यूज़ करते हैं हम स्टोरी टेलिंग का। ये सारी चीज़ें वोकैब को इन्हेंस करने में, वोकैबलरी उसकी वोकैब क्या है एक्टिव रहे वहाँ पर, काफ़ी सारे वर्ड को वो, अब देखो अगर आप चीज़ों को यूज़ करते रहेंगे, वर्ड्स को यूज़ करते रहेंगे तो आपको एकदम क्विक है ना, ध्यान भी आ जाते हैं चीज़ें, सिनोनियम आपके चलते रहते हैं माइंड में। लेकिन अगर आपकी वोकैबलरी बहुत बेकार है, मतलब शब्दकोश ही आपका अच्छा नहीं है, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश, दोनों भी अगर आपके वोकैब में आप थोड़ा सा वो हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पर होती है, सिनोनियम एंटोनियम में। और अगर आपसे कोई कह दे कि आप कहानी लिखो, कविता लिखो, कहाँ से लिख पाएंगे जब हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है। ठीक है ना, तो इस सब में यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए, पेपर आपका ओवरऑल बहुत बढ़िया आया था, बट ये चीज़ें थोड़ी होती है ना कि अब ये जो आपके थे ये 6 क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताए थे, ये क्वेश्चन ऐसे है ना कि आप बहुत अच्छा लिख के आए होंगे ना, तब भी वो आपको पूरे मार्क्स नहीं देंगे। बहुत से बच्चे आप में से ऐसे होंगे ना जो बहुत बढ़िया लिख के आए होंगे, उनको 12 में से 12 इनमें नहीं मिलने वाले। ये होते ही ऐसी चीज़ें हैं ना, जहाँ अब ऐसे लिखने को आ जाए, ऐसे राइटिंग सभी ने करी है कहीं ना कहीं, 12th में 10th में भर भर के हम लिख के आते थे, पेज कितने भरते थे, बट मार्क्स उतने नहीं मिलते हैं। तो यही होता है यहाँ पर, मुश्किल से आपको 1 या 1.5 नंबर दे देंगे वो, तो इसी वजह से मार्क्स थोड़े से यहाँ पर कम हो जाते हैं। बाकी अगर मैथ्स, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, तो यहाँ पर तो जितना है उतना है, मिलना ही मिलना है, कोई काट नहीं सकता आपका। थ्योरी वाला है तो वहाँ पर अगर आपने पूरी उसकी डेफिनेशन लिखी है तो 2 नंबर देंगे वो, ऐसा नहीं कि 1 या आधा दे दें, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते वो। चलिए, तो फिर मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।